जय हिंद। आज की श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी पॉलिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, इसके कितने जीडीपी है, इसके बारे में या इससे संबंधित आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं जिद्दी प्रश्न से। प्रश्न रहा पहला, भारत निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। इसमें आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि पूंजी। देखिए, आर्थिक विकास मतलब कि आपके जो धन है उसमें विकास कैसे होंगे। आप जो कमा रहे हैं, आपके जो बिजनेस है, तो उसमें आप चाहते हैं कि इसकी बढ़ोतरी हो। आज हमारे पास 1,000 रुपये है, तो कल ये 1,500, अगले 2,000 ऐसे बढ़े। तो बढ़ने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। देखिए, पहला है कि पूंजी का संचय और तकनीकी का सुधार करें। बिल्कुल, आप अपने पूंजी जो है, जैसे आप पैसे जो आपके पास धन है उसको संचय कर रखें धीरे धीरे। यह नहीं कि जितना आ रहा है सब लुटाते जाएं या उसका कुछ अलग काम करें, ठीक है, या दारू पी जाएं, ऐसा काम नहीं करना। और तकनीकी में सुधार करें, जो भी आपके बिजनेस है उसमें सुधार करके उसे और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ये सही होगा। अगला, जनसंख्या में परिवर्तन। अगर आर्थिक विकास आपको करना है तो जनसंख्या अगर परिवर्तित होती है, बढ़ती है, तो मतलब कि जो श्रम है, श्रम की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोग कमाएंगे, काम करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं और एक तीसरा व्यक्ति आता है और वह भी काम करता है, तो आपके विकास में बढ़ोतरी हुई, आपका आर्थिक विकास हुआ। सी है कि विशेषकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। बिल्कुल, यह भी आपके लिए अच्छा है। देखिए, श्रम का विभाजन, जो जैसा काम करने वाला है, मतलब कि वह बेहतरीन कुशल श्रमिक है, तो उसे उस क्षेत्र में रखा जाए, और जो कुशल नहीं है उसको उस जगह पर रखा जाए जहाँ पे अकुशल श्रमिक की ज़रूरत है। इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर उत्पाद बनेंगे और यह आर्थिक विकास होगा। लेकिन डी वाले में लिखा गया है कि तकनीकीविद और नौकरशाह मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी। अगर बड़े बड़े अधिकारी आप रखेंगे तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बल्कि आप जो काम वाले हैं, जितने काम आपका चल सकता है उन्हीं को रखें, और तकनीकी विदों को ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यह इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कथन ए और कथन 2 कारण है। तो कथन ए क्या है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, ठीक है, NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वर्ष 2020 से 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। और दूसरा क्या है कि NIP का उद्देश्य भारत के समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। आइए समझ लेते हैं पहले NIP क्या है। तो NIP एक नया विभाग बनाया गया, ठीक है, और यह नया विभाग जो हमारे वित्त मंत्रालय होता है उसी के अंतर्गत आता है। और इसकी रिपोर्ट सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2020 में इसको रिपोर्ट इसकी दी थी, और 2019 में इसे खुद मोदी जी ने इसे घोषणा करी थी कि हम NIP लाएंगे। अब NIP करेगा क्या क्या। तो NIP जितने भी सड़क है, वायुयान परिवहन है, हाईवे हो गए, रेलवे हो गए, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करेगा।
कि जो सामान है वह जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम कीमत पर पहुँचे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्थापना यहाँ पे करी गई थी और यह 2020 से 2025 तक ही इसका जो है मतलब कि जो लक्ष्य है यहीं तक है। अभी 2025 के बाद जो है देखा जाएगा कि इसका लक्ष्य कितना बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यह वाला जो है गलत हो जाता है कथन, जबकि जो समान ढांचागत सुविधाएं हैं यहाँ से प्राप्त किया जाएगा यहाँ से। तो कारण इसके सही हैं जबकि कथन इसके गलत है। आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा और हमें मोटिवेट करने का भी प्रयास करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। और इसी कड़ी में मैं और भी जो आपके पुलिस वाले विद्यार्थी हैं उनसे और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे रेलवे का, एसएससी का और पेट या जो यूपीएसएससी से जितने भी प्रश्न हैं वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास श्रेणी में विकासशील की श्रेणी में दर्शाता है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं यह बताने होंगे। पहला है कि कृषि मुख्य व्यवसाय है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो विकासशील अगर व्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है तो यह होना चाहिए। और तीसरा है कि मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। और चौथा है कि प्रोटीन प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। अब देख लीजिए, प्रोटीन अगर हम ज़्यादा यूज करते, हम मतलब प्रयोग करते, खाते, तो हमारे यहाँ पोषण की कमी नहीं होती। ठीक है, कुपोषण के शिकार हमारे यहाँ बच्चे नहीं रहते। और इसी कुपोषण से बचने के लिए और बच्चों में पोषित करने के लिए जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों को मिड डे मील जो भोजन है वह कराया जाता है और हर दिन नए नए भोजन की व्यवस्था करी जाती है ताकि उनका पोषण जो है अच्छा रहे और मजबूत रहे। ठीक है, और वे उनको दाल वगैरह भी दिया जाता है ताकि उनका प्रोटीन जो है उन्हें मिलता रहे, आवश्यक जो भी उसमें मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह है। तो यह बिल्कुल हमारे यहाँ उच्च नहीं है। अगर उच्च रहता तो हम लोग कुपोषण में हम लोग इतना नहीं रहते। हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा इसलिए कुपोषण के भी हमारे यहाँ शिकार हैं लोग। तो इसमें अब एक काट दिए, 4, देखिए हम 4 यहाँ से ख़त्म कर दिए। अब देखिए कृषि मुख्य व्यवसाय है, बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है, पहले भी था अभी आज भी है। इसमें लगभग 32%, अभी भी 32% जो है कृषि जीडीपी है, यानी इसमें जीडीपी आती है। और बाकी उद्योग और तृतीयक सेक्टर में यानी सेवा वाले सेक्टर में बाकी जीडीपी आती है। और अभी रघुराम राजन जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने भी बेरोजगारी के ऊपर बताया कि जो रोजगार है वह कृषि यानी एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में बढ़ रहे हैं और उद्योग वाले जो सेक्टर है या द्वितीयक सेक्टर है उसमें बढ़ने का कोई नहीं बढ़ोतरी हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे हमारे भारत में बेरोजगारी व्यवस्था चरम पर है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो ये और आगे बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है। प्रच्छन्न मतलब कि अगर मतलब कि एक ही काम के लिए ज़्यादा लोग लगे हैं, ठीक है, और एक ही महीने काम मिलता है, बाकी अन्य महीने जो है खाली बैठना होता है, उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे खेती में है तो जब सीजन आता है उसी समय खेती में काम होता है, बाकी समय व्यक्ति खाली खाने में लगा रहता है।
मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, हमारे यहाँ मानव जो श्रम है वह उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वह किसी एक चीज़ में मास्टरमाइंड नहीं है। जबकि चाइना में एक व्यक्ति जो है एक चीज़ का बिल्कुल मास्टरमाइंड है, वो उसको कुछ भी कर सकता है ऐसे वहाँ पे। और इसी कारण जो है इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशंस वहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस पर आया है। तो इस तरह से जो इसका आंसर है डी, यानी 1 और 2 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके लक्षण यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, हमारे यहाँ पैसे बनाने का काम बहुत धीमा है, अत्यधिक जनसंख्या है और जनसंख्या वृद्धि भी है, बेरोजगारी ज़्यादा है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, हमारे यहाँ आय भी बहुत कम है। तो इस समय कितनी आय है, तो लगभग 2000 रुपये डॉलर है, 2000 प्रति व्यक्ति आय डॉलर है यहाँ पे। और जब ठीक है आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक पिछड़ापन है, उद्योग हमारे यहाँ बहुत ही कम है, तकनीकी पिछड़ापन है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है आयात पर निर्भर है, हम सभी चीज़ों को उत्पादित नहीं कर पाते हैं और बहुत सी चीज़ों को मंगाते हैं बाहर से, फिर उन्हें यूज करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निरक्षरता भी है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, इलिटरेसी ज़्यादा है। अगला है, इसमें सही ढंग से समझता है, निम्न में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। हमारी जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था वह अल्प विकसित है। पहला इसमें है कि आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो इसमें जो है आइए समझते हैं आय का असमान वितरण। बिल्कुल हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है आय का असमान वितरण रहेगा तो उससे अल्प विकसित कहेंगे, वह विकास अच्छे से नहीं कर पाएगा, तेजी से नहीं कर पाएगा। इसी तरह उच्च निर्भरता दर, हमारी जो अर्थव्यवस्था है किसी दूसरे अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जैसे चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। चाइना की जो आयात है वह बहुत ज़्यादा है, लगभग अभी 70 बिलियन डॉलर से 101 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जबकि हमारे निर्यात है वह जो है 15 बिलियन डॉलर था, ठीक है, और जब 8% इसमें बढ़ गया, 8% बढ़ाएंगे तो इसका लगभग हो जाएगा 6 दूना 12, तो वही 2-2.5% हो जाएगा, 2-2.5% मान लीजिए 17 या 17.5%। देख सकते हैं मतलब परसेंट क्या, इतना बिलियन डॉलर जो है भारत इधर भेजता है, जबकि मंगाता कितना है, तो 101 बिलियन डॉलर का आयात करता है। तो देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा व्यापार घाटा हमारा चाइना के साथ चल रहा है। तो इसे कहते हैं उच्च निर्भरता दर। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर इतनी निर्भरता दर है तो यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का ही जो है कारण है मेन। राष्ट्रीय आय में धीमी दर, बिल्कुल अगर राष्ट्रीय आय में हमारी धीमी दर है तो कहाँ से तेजी से विकास करेंगे, धीरे धीरे विकास करेंगे, धीमी दर है तो बिल्कुल। लेकिन अब जो है हमारी अब स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर है वह अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। चौथे में है कि बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, बिल्कुल बैंक और क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है इसमें,
अल्पविकसित जब व्यवस्था होती है तो पैसा हमारे पास रही नहीं रहेगा, इसलिए नए नए बैंकों की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। इसलिए 4 तो बिल्कुल देखिए, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और उपरोक्त सभी में 4 होगा ही, तो इसलिए ये सभी गलत हैं और केवल ई इसमें सही है। आपको यह प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं कि इतनी सब आय में निम्न दर होती है। जब भारतीय हमारी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो आय में निम्न दर होती है, धीमी राष्ट्रीय आय होती है, भारी जनसंख्या होती है, गरीबी ज़्यादा होती है, कृषि पर निर्भर होते हैं लोग, बेरोजगारी ज़्यादा होती है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की कमी होती है, साक्षरता नहीं होती है, रूढ़िवादी परंपरा लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो जो नई तकनीकी है उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे और उसको जो है अलग रखेंगे। विकास के लिए योजना ही विकास के लिए योजना बनाना, तो बिल्कुल जब अल्पविकसित व्यवस्था रहेगी तो विकास के लिए नए नए योजना बनाए जाएंगे ताकि जल्दी से जो अर्थव्यवस्था है ऊंची उभरे, यानी उसमें उत्थान हो। योजनाओं पर ज़्यादा व्यय किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषता क्या है कि कृषि प्रधान है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है, बिल्कुल सही है। उद्योग की प्रधानता नहीं, जब कृषि प्रधान रहेगी तो उद्योग प्रधान नहीं रहेगा, और जब उद्योग प्रधान रहेगा तो कृषि प्रधान नहीं होगा। बता दें कि लगभग 32% जो है किसमें कितना है, तो यह कृषि के लिए है, और देखिए उद्योग वाला जो है 19 के आसपास है या 20 के आसपास है। बाकी जितना बचता है लगभग 50 के आसपास वह जो है तृतीयक सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में आता है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय कम होगी और ज़्यादा बेरोजगारी होगी, तो बिल्कुल बेरोजगारी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें 2 नहीं होगा, पहले 2 ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए तो देखते हैं, 2 यहाँ है तो यह कट हो गया, 2 यहाँ है इसको ख़त्म कर लीजिए, और 2 यहाँ है तो इसको ख़त्म कर लीजिए, यानी 1, 3 और 4 इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं। और यह यूपी पीसीएस जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके में संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए। अगला प्रश्न है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन से अनार्थिक तत्व है। देखिए एक होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था में 2 तत्व शामिल किए जाते हैं। एक आर्थिक, जिसमें जो पैसे रुपए से संबंधित होता है, इससे हमारे आर्थिक वृद्धि होती है, और दूसरा होता है अनआर्थिक, इसमें पैसे और जो वित्त वाले व्यवस्था है इसमें शामिल नहीं होता है, बल्कि सामाजिक स्थितियाँ जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, वह शामिल किए जाते हैं। तो अनार्थिक तत्व कौन कौन है, देखिए आप खुद समझ सकते हैं। अनार्थिक आप पहले समझ लीजिए, आर्थिक मतलब कि पैसे से संबंधित कौन है, तो देखिए सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार अगर बनाना है आपको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसमें आपको व्यवहार चाहिए, आप अच्छे से आपका आचरण हो, नैतिक हो, आप किसी के प्रति बुरा न सोचते हो, तो आपका सामाजिक व्यवहार अच्छा हो जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन, मान लीजिए आपके यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मान लीजिए आपके यहाँ खनिज नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है और जंगल नहीं है, तो क्या करेंगे, व्यवहार बनाने से आएगा नहीं, व्यवहार से कोई मतलब नहीं है इसे। आपको पैसे अगर आपके पास है तो आप उसको लगाइए, या आपके पास अगर प्राकृतिक संसाधन है तो आप इससे पैसे भी बना सकते हैं। शक्ति संसाधन, अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास पैसे हैं, या आप खुद जो है काम करने में सक्षम हैं, तो आप अपना आर्थिक व्यवस्था मजबूत कर सकते हैं। पूंजी संसाधन, पूंजी मतलब कि आपके पास पैसे हैं, पूंजी मतलब कि जो आप जुटा कर रखे हैं जब पैसे, उसको पूंजी कहा जाता है, जो बैंकों में है रखे हो जाते हैं, तो यह पूंजी संसाधन है तो भी आर्थिक तत्व ही है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए और है वह सामाजिक व्यवहार जो है अनआर्थिक तत्व है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें आर्थिक अनार्थिक तत्व यहाँ पे हैं। तो आर्थिक विकास के लिए निर्धारित तत्व हैं इसमें, देखिए आर्थिक तत्व हैं और अनार्थिक यहाँ पे तत्व हैं। तो आर्थिक तत्व में देखिए
प्राकृतिक संसाधन हुए, श्रम शक्ति, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी या टेक्नोलॉजी जो है वह भी आर्थिक संबंधित है। आपके पास पैसे रहेगी तभी आप जो है तकनीकी भी प्राप्त कर पाएंगे। पूंजी निर्माण करना होगा तो भी चाहिए आपको, संगठन बनाने हैं तो भी आपको आर्थिक तत्व चाहिए, पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जोड़ने के लिए आपको प्रचार वगैरह करना होगा, मीटिंग वगैरह करना पड़ेगा। अनार्थिक तत्व देखिए इसमें सामाजिक घटक, जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं सब इसमें आर्थिक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सामाजिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। धार्मिक घटक होते हैं, ये भी जरूर होते हैं। राजनीतिक घटक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, आर्थिक, इनकी पैसे बनाने का काम नहीं होता है, लेकिन ये समाज को और आगे बढ़ाने का या तकनीकी व्यवस्था देने का काम करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होने वाला है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन या जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन यानी दूसरा जो जनरेशन आता है, पहला जनरेशन आया होगा आर्थिक सुधार के लिए, फिर दूसरा जनरेशन आया होगा। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें पहला है कि तेल के क्षेत्र में सुधार किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया जाए, न्यायिक प्रणाली में सुधार किया जाए और शासकीय या सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार की व्यवस्था की जाए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी है, आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी है। तो तेल, अगर तेल की व्यवस्था अच्छे से करते हैं, जो प्राकृतिक तेल हैं, तो आपके क्षेत्र में जो आवागमन है देश में वह अच्छा होगा, लोगों को कम मूल्य में तेल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, तो ज़्यादा विकास होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार होगा। देखिए न्यायिक प्रणाली में सुधार, ये जो है इसमें आर्थिक से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें अर्थव्यवस्था से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसलिए यही बिल्कुल सही होगा। और शासकीय तथा सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार किया जाएगा तो पैसे की बचत होगी। जैसे किसी भी विभाग में ज़्यादा कर्मचारी हैं और उतने कर्मचारी का ज़रूरत नहीं है, तो कर्मचारियों की छँटनी कर दिया जाए, ये छँटनी कर दी जाएगी तो कम हो जाएंगे और पैसे की बचत हो जाएगी और यह आर्थिक सुधार में आएगा और ये दूसरा जनरेशन में शामिल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो यही जिद्दी प्रश्न था जो हमने थंबनेल पर लगाया था। आपको बताना है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है व्यक्ति के विकास की बात करती है कि राज्य के विकास की बात करती है, या दोनों की, या कोई की नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास की बात करती है कौन? भारतीय मॉडल। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी को पता होगा और हमने इसी वीडियो में अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने जिक्र किया है। पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सही है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है? इसमें समाजवादी और प्लस पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है दोनों को शामिल करके, दोनों को एक साथ संतुलित करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, जिससे देश का विकास एक सही रास्ते पर हो, जिसमें सबका विकास हो और एक साथ विकास हो। जो छोटे हों, गरीब हों, उनका भी हो, जो अमीर हों उनका भी तो विकास हो ही रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो चाइना है और रूस, ये दोनों समाजवादी अर्थव्यवस्था के थे, लेकिन बाद में जो है चाइना साम्यवादी में चला आया, लेकिन रूस अभी भी पूरी तरह से समाजवादी ही है। और समाजवादी में क्या होता है कि जितनी भी संसाधन हैं देश के पास, संसाधनों का अधिकार राज्य का होता है,
यानी कोई कितना भी कमा ले, वह राज्य उस पर अधिकार रखेगा और उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं उसको गरीबों में कितना बांटना है और कितना रखना है वह सरकार तय करेगी। यानी सबको बराबर मिलेगा। आपको अगर सब्जी आप खाते हैं या आपके लिए खपत है 1 किलो, तो जिसके पास पैसा है, कंपनी वाला है, अमीर आदमी है, वो भी 1 किलो खरीदेगा और जो गरीब है वो भी इतना खरीदेगा। मतलब कि उसके लिए उतनी व्यवस्था सरकार करेगा हर एक व्यक्ति के लिए। तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें जो भी नियंत्रण होता है व्यक्ति का होता है और कंपनी का होता है। इसमें सरकार का कोई लेना नहीं होता है। यह अपने आप जो है मूल्य जो होते हैं वस्तुओं के तय होते हैं। जबकि सामाजिक अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज़ का मूल्य सरकार तय करती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं इसे बेच सकता है। और पूंजीवादी में इसका जो मूल्य होता है वस्तुओं का, उसका निर्णय व्यक्ति करता है या खुद कंपनी करती है। अगला है गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखिए समाजवादी भी जुड़ा हुआ है, यानी समाजवादी का इसमें ज़्यादा मतलब स्थान है, साथ में कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी गई, जैसे गांधीवादी। तो मतलब इसमें जो भी संसाधन है बताया जाता है कि यह व्यक्तियों को, यानी जो गांव है उनमें भी शक्तियों को बांटा जाए या शक्तियों का आदान प्रदान किया जाए, जिसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो इसमें विकेंद्रीकरण किया जाता है शक्तियों का। यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ से समझ सकते हैं कि गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें संसाधनों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी जो भी संसाधन है वो बांट जाता है लोगों के बीच, लोग उसका उपयोग करते हैं। साथ में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है और कुटीर उद्योग को बढ़ावा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और यह सामाजिक न्याय स्थापना करने के लिए जरूरी होता है। किसमें? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आज के लिए मतलब इतना ही है और ये लास्ट क्वेश्चन रहा। आपका इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, और सुझाव हो तो भी सादर आमंत्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।